गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए हम आपका जो यूनिट पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाला, उसी सीरीज में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। पिछले वीडियोस में हमने प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा था। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। Alkyl halides are colorless in pure state. Bromides and iodides cultivate color on exposure to light. Alkyl halides की बात करेंगे, सारे alkyl halides की बात करेंगे, चाहे वो alkyl फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ये सारे जब अपनी प्योर स्टेट में होंगे, प्योर स्टेट में, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो प्योर स्टेट में अगर होंगे तो ये सारे होते हैं कलरलेस। बट समटाइम्स जो आप बात करेंगे, जो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हैं, ये कभी कभार जो है वो कलर किन्हीं किन्हीं कंपाउंड्स में कुछ कलर दिखाते हैं एक्सपोजर टू लाइट। जब आप इनको लाइट का, सनलाइट का इसमें एक्सपोजर करते हैं तब ये कुछ कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड हेलोजन कंपाउंड्स पोजेस अ स्वीट स्मेल। जो यही कंपाउंड्स हैं, जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनकी कभी कभार स्वीट स्मेल भी होती है। तो ये जस्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम शुरू करेंगे कलर पे। तो मोस्टली ये सारे कलरलेस होते हैं, बट ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं वो जब आप उनको लाइट पे एक्सपोजर देते हैं तो वो कलर्ड हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वोलेटाइल, ये कुछ कंपाउंड्स वोलेटाइल भी होते हैं, और जो वोलेटाइल होगा जिसके वेपर्स वगैरह बनेंगे तो वो जो है वो स्वीट स्मेल भी इम्पार्ट करता है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। देखो, क्योंकि ये आपका जो अल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ RF, या सिंपली मैं लिखता हूँ CH3 और F, और दूसरी तरफ से लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन CH4। तो क्योंकि C और F का बॉन्ड है इसमें तो सारे C और H के बॉन्ड हैं। क्योंकि F जो है, या जो हेलोजन है, वो ज़्यादा पोलर होता है। जब ये पोलर होता है तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये उतना पोलर नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी इससे कम होगी। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही हेलोजन डेरिवेटिव्स आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी। क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, वो तो पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। एंड मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। अगर आप सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाता है फ्लोरीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है और पोलैरिटी भी ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं। अब जैसे जैसे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे वो इफेक्ट डालते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिजल्टिंग इन हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, जब ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी ज़्यादा होगी तो ये उतने जो है वो मूवेबल नहीं होंगे। जब आप इनको हीट करेंगे तो आपने ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, ताकि ये बॉयल हो जाए लिक्विड और वेपर्स में आपका कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करना ज़रूरी है, और जितनी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही आपने हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कहता है कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन है, उससे अगर कंपेयर करेंगे हम हेलोजन्स को, जैसे क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को, तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। जब फोर्सेस भी ज़्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसको आपको कम हीट करना पड़ेगा, इसको आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉइलिंग पॉइंट उनका रीच होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी,
द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप फॉलो द ऑर्डर RI, RBr, RCl एंड RF। कहता है कि आप पीछे से जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो सेम रखेंगे। सेम करने का मतलब है, मान लो आपने लिखा मिथाइल CH3 और आगे लगा दिया फ्लोरीन, फिर लगा CH3 और क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। कहता है कि इनको कंपेयर करो, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। कहता है कि जितना साइज बड़ा होगा हेलोजन का उतना ही उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों, इस पे तो डिपेंड नहीं करता, मास तो इसका सेम है सबका, ये तो सारा ग्रुप सेम है, तो डिपेंड करेगा इस पे। तो जैसे देखो फ्लोरीन जो है छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे बड़ा है। तो सबसे जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ही उनकी वंडरवाल फोर्सेस जो है वो भी ज़्यादा होंगी। क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा RI का, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। तो सबसे ज़्यादा इसका, उससे कम Br का, उससे कम Cl का, उससे कम F का है। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ द हेलोजन एटम। जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो मास जो है आपका बढ़ता जाता है, आयोडीन सबसे ज़्यादा बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, एंड डियर बाय इंक्रीजिंग द एक्सटेंट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ेंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट decreases with increase in branching। आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो। देखो इसमें आप, इससे आप समझ सकते हैं, ये आपका है ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा है 2 ब्रोमोब्यूटेन दूसरी पोजीशन, और यहाँ लगे हैं आपका 2 ब्रांचिंग है इसमें। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट कंपाउंड है, इसमें आपका एक ब्रांच है और इसमें आपकी 2 ब्रांचेस हैं। तो कहता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचेस जैसे जैसे बढ़ेंगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। देखो ये 375 है, ये 360 है और ये 346 है। तो ब्रांचिंग जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों, ब्रांचिंग से क्या होता है, देखो अगर स्ट्रेट है ना तो इसका एरिया जो है वो ज़्यादा आता है, तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस इन चेन्स के बीच में ज़्यादा होगी। जितनी फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये ब्रांच हो गया तो ब्रांच उतने फिट नहीं हो पाते और आपस में इतनी वंडरवाल फोर्सेस नहीं होंगी। ठीक है, और ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई तो वो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर दूर होंगे। तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना ही आपका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगी, वंडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो दिस इज आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पैरा आइसोमर ये हम उसमें पढ़ लेंगे, अल्काइल एराइल हैलाइड्स में, पैरा ऑर्थो वगैरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डेंसिटी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा होता गया, जैसे पहले हमने रखा CH3F, फिर रखा हमने C2H5F, फिर रखा C3H7F। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर हम बढ़ाते जाएंगे मास बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। और दूसरा, अगर हम हेलोजन भी बढ़ाएं, जैसे C3H3F, फिर CH3 क्लोरीन, फिर ब्रोमीन डाल दें, फिर आयोडीन डाल दें, तो इनका साइज भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डेंसिटी मेनली डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, साइज पे। कार्बन एटम्स बढ़ा दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, हेलोजन एटम्स बढ़ा दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, उनका एटॉमिक मास बढ़ा दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। Consequently, the density of bromo, iodo and polychloro derivatives of hydrocarbon is greater than
वाटर। वाटर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हेलोजन जो एटम है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, उनका मास बड़ा होता है। मास बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो जो है डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। हेलो एल्केन्स आर द ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स क्योंकि हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा पोलर भी हैं, बट इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ लेस एनर्जी ड्यूरिंग द सेटअप ऑफ न्यू अट्रैक्शंस बिटवीन द हेलो एल्केन and the water molecules, which in turn is insufficient to overcome the attractions between the haloalkane molecule and break the hydrogen bonds between water molecules। कहता है कि इनके आपस में ही जो, जैसे आपका RF में लेता हूँ, RF और RF इनके आपस में भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं RF। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HOH, तो कहता है कि इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। जो इनका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इसका और वाटर का। हालांकि है ये भी पोलर, ये भी पोलर है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं। पोलर तो पोलर में डिसॉल्व होगा, पर इसमें रीज़न ये है कि होता भी है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बट स्लाइटली सॉल्युबल है, उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं। रीज़न यही है कि इसकी जो आप अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू इसकी और वाटर की। RF और वाटर को अगर आप करोगे तो इनके बीच की जो फोर्सेस होंगी वो कम होंगी और इनकी अपनी ही फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। उसी तरह से वाटर की जो अपनी फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी और वाटर की और इसकी जो है वो कम होगी। इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी अपनी स्टेट में ही रहना, डिसॉल्व जो है वो कम होता है। हेलो एल्केन्स डिसॉल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हाँ, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करेंगे तो डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between haloalkanes and solvent molecules having equivalent strength as the one that is broken in separate haloalkanes and solvent molecules। कहता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर बात करेंगे तो RF ये आपका आगे आपके हेलो एल्केन्स। तो अगर आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मान लो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी आपस में भी होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी होगी इंटरेक्शंस, और ये आपका आ गया एल्काइल हैलाइड। तो कहता है कि इनकी जो नई फोर्सेस जनरेट होंगी, न्यू फोर्सेस जो जनरेट होंगी एल्काइल हैलाइड और सॉल्वेंट के बीच में, वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू इनकी अपनी। तो ये प्रेफर करेंगे इसके साथ जाना, न कि आपस में रहना। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो इनकी आपस में ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यही फर्क है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में ये वाली जो फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इनकी जो आपस में, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होते। बट यहाँ पे इनकी जो फोर्सेस हैं वो कम हैं और इनकी ही आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, इसीलिए ये डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज योर टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।